हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आज एमटीएस का सेट नंबर 3। 2 सेट ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं जो कि 2022 के हैं, और जो ऑलरेडी मैंने 2023 के थे वो सारे सेट करवा दिए हैं। उनके जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। सीजीएल के भी 3 सेट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, उसके भी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज एमटीएस 2022 का तीसरा सेट के कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स एंड वॉल्टिंग टेबल्स आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यानी कि जो आपका पॉमेल हार्स हो गया, रोमन रिंग्स हो गया और वॉल्टिंग टेबल हो गया, इनका जो रिलेशन है आपका ये किस आपके खेल से है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, जिम्नास्टिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनका रिलेशन आपका जिम्नास्टिक से है। और इसके साथ साथ एक और वर्ड आपको पूछ ले, एरोबिक्स वर्ड इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। तो एरोबिक्स का भी जो रिलेशन होता है वो जिम्नास्टिक से होता है। जिम्नास्टिक से जो आपके फेमस, मैं यहाँ पर बात करूँ जो पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि दीपा करमाकर का नाम कई बार पूछा जाता है। देखिए दीपा करमाकर हैं, इनका जो रिलेशन है वो आपके जिम्नास्टिक से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया रिपीटेड मोड में। एंड दीपा करमाकर ये पहली वुमेन थी जो कि 2016 में जो आपका समर ओलंपिक हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट आपकी वुमेन जिम्नास्टिक थी। यानी कि जिम्नानिस्ट जो आपकी बोलते हैं, यानी कि जिम्नास्टिक खेल में पार्टिसिपेट करने वाली जो पहली महिला यानी कि फर्स्ट वुमेन हुई वो दीपक करमाकर थी। एक और नाम आपका याद रखना है, सोम बहादुर खुल्ला आपसे पूछा जाएगा। सोम बहादुर आपका खुल्लर, तो सोम बहादुर खुल्लर का भी नाम याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सोम बहादुर खुल्लर हैं, इनका भी रिलेशन है वो आपके, ये भी एक जिम्नास्ट हैं और फर्स्ट वुमेन जो जिम्नास्ट हैं वो है दीपक करमाकर। 2016 के समर ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। बाकी वर्ड तो आपको याद ही रखना है जो यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जोया फैक्टर इज अ नॉवेल रिटन बाय। देखिए द जोया फैक्टर की मैं बात करूं तो अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। द जोया फैक्टर जिन्होंने बुक लिखी हुई है, और जोया फैक्टर इनकी ही बुक है। एंड एक अभी सीपीयू का जब आपका एग्जाम हुआ तो इनकी एक बुक पूछी गई जो कि काफ़ी लोगों की आई थिंक गलत हुई थी, जिसका नाम था दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स। ये आपके अभी सीपीयू 2024 में पूछा गया, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स ये आपका पूछा गया था और कई सारे लोगों का नहीं हुआ था। दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स जो बुक है ये भी किसकी, ये यहाँ पर अनुजा चौहान की है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है बाज भी आपको याद रखनी है। बाज भी इनकी बुक है। द हाउस दैट बेजे मिल्ट, द हाउस दैट बेजे मिल्ट, दैट बी जे बिल्ट, ये भी इनकी बुक है, इसको भी याद रखना है। एंड एक बुक आपकी एक है बैटल ऑफ बिटोरा, बैटल ऑफ बिटोरा भी आपको याद रखना है। बैटल ऑफ जो बिटोरा है ये भी इनकी बुक है, याद रखना है। बैटल ऑफ बिटोरा, द हाउस दैट बीजे बिल्ट, उसके साथ साथ दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, उसके साथ साथ द जोया फैक्टर, ये सारी की सारी आपके अनुजा चौहान की हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म IVF इन बायोलॉजी। IVF का आप लोगों को मतलब ऑलरेडी पता होगा, ये आपका कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल तरीके से बेबी बॉर्न करने की एक टेक्निक है IVF। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो आई जो आपका आई होता है इसका मतलब इन होता है, इंटरनल, यहाँ पर इंटरनल इसको ख़त्म कर लो। इस आई का जो मतलब होता है वो इन होता है, इन इसमें है, इन विट्रो इसमें। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है IVF का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाना है और वहाँ से जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द घोस्ट वर्शिप रिचुअल डांस भूत कोला इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। यानी कि जो भूत कोला डांस है, भूत की आराधना करने के लिए, डायरेक्ट आपसे यही पूछ देते हैं कि भूत आराधना जो है ये किस आपके स्टेट से रिलेटेड है। तो भूत आराधना आपसे पूछा जाए या भूत आपसे कोला पूछा जाए, इनका जो रिलेशन है वो है कर्नाटक से। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का उगादी फेस्टिवल भी आपको याद रखना है जो कि किया जाता है। बाकी भूत आराधना और भूत कोला तो याद ही होना चाहिए। एंड कर्नाटक में और क्या हम लोग यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं, कर्नाटक का देखिए गणेश चतुर्थी काफ़ी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। और गणेश चतुर्थी में क्या है कि इसी को विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं
और ये 10 डेज के लिए मनाया जाता है। तो 10 डेज के लिए मनाया जाता है, इसलिए ये फेमस है कर्नाटक का। इसके साथ साथ देखिए हम्पी, यहाँ पर विजयनगर जो साम्राज्य था आपका, एम्पायर था, उसकी जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, इसलिए हम्पी उत्सव की भी बात करूँ मैं आपकी तो वो कहाँ पर था मनाया जाता है, तो वो भी कर्नाटक में होता है। इसके साथ साथ मैसूर दशहरा भी मनाते हैं, क्योंकि मैसूर आपको पता होगा कर्नाटक का ही नाम है, तो मैसूर दशहरा भी यहाँ पर मनाते हैं कर्नाटक में। लेकिन बस्तर दशहरा अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर मनाते हैं, तो बस्तर दशहरा आपको छत्तीसगढ़ का हो जाता है। इन एक और दशहरा आपका फेमस है, दैट इज कुल्लू दशहरा, और वो आपका हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश, बस्तर आपका दशहरा जो होता है वो है छत्तीसगढ़, एंड मैसूर दशहरा जो है कर्नाटक का होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच सेंट बाय द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854 वाज रिलेटेड टू, यानी कि 1854 में जो वुड्स डिस्पैच था इसका रिलेशन किससे था। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है, यानी कि वुड्स जो डिस्पैच था ये आपका 1854 में रिलीज किया गया था। एंड इसका रिलेशन जो था वो था एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से इसका रिलेशन था। एंड इसको एक और चीज़ भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जो है वो भी बोला जाता है वुड्स डिस्पैच को। एंड ये डलहौजी के टाइम आया हुआ था, ये भी याद रखना, डलहौजी के टाइम आया हुआ था। एंड डलहौजी के टाइम ही आपका ट्रेन चलाया गया था, यानी फादर ऑफ रेलवे भी डलहौजी को बोलते हैं। तो ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड था। एंड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। और मैग्ना कार्टा ऑफ ओनली जब इंडिया की बात आएगी तो ऑलरेडी आपको पता है पार्ट 3 को बोलते हैं, जिसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है इंडियाज नेबरिंग कंट्री नेपाल इज लोकेटेड इन ऑफ इंडिया, यानी कि जो नेपाल है वो इंडिया के कहाँ पर लोकेटेड है। तो इंडिया की आप लोग बात करेंगे तो ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ आपका, तो यहाँ पर हमारा नेपाल आ जाता है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान आ जाता है, इधर आपका म्यांमार आ जाता है। तो देखिए ये हमारा नॉर्थ में ही आएगा, तो नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नॉर्थ में यानी कि उत्तर में जो होता है वो नेपाल स्थित है भारत के। बाकी आपसे अगर ईस्ट पूछ ले यानी कि पूर्व की तरफ, तो हमारा म्यांमार यानी कि बर्मा हो जाएगा। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो या तो आपको वेस्ट यानी कि पश्चिम दिया होगा, या तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिया होगा। श्रीलंका आपका पूरी तरह से साउथ में है, तो श्रीलंका के लिए आपका साउथ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर अटेम्प्टेड द डिमोलिश द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, यानी कि एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है उसको तोड़ने के लिए किसने ऑर्डर दिए हुए थे। तो ये था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने कई सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया हुआ था, और औरंगजेब ने कैलाश जो टेम्पल था एलोरा को उसको भी तोड़ने का डिस्ट्रॉय किया हुआ था यहाँ पर ऑर्डर, बट ये डिस्ट्रॉय कर नहीं पाया हुआ था एलोरा का जो कैलाश टेम्पल था। इन एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाएगा कि जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि CHSL एग्जाम में 2 से 3 बार अभी पूछ लिया गया 2024 वाले में कि ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये आपका राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट डायनेस्टी यानी कि राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था कृष्णा फर्स्ट, यानी कि राजपूत जो राजा कृष्णा फर्स्ट था, कृष्णा प्रथम ने जो है एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। इससे 2 पॉइंट बनेंगे, बनवाया किसने, कृष्णा फर्स्ट ने, किस डायनेस्टी थे से आपका रिलेट करता था, तो ये आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। एंड आपका है कहाँ पर ये भी पूछा गया, तो ये औरंगाबाद में। तीनों क्वेश्चन इसी तरह से आपके CHSL में भी पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हेन अ रिवर्स एंटर्स द प्लेन इट स्टार्ट्स फॉलोइंग इन अ विंडिंग पाथ दीज बिग बेंड्स ऑफ द रिवर आर कॉल्ड, यानी कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़ पर आपके मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और जो नदी के ये बड़े मार्ग होते हैं यानी कि मोड़ होते हैं उनको आपको क्या कहा जाता है। देखिए मोड़ का मतलब ही आपका हो जाता है इरिसिपल से, यानी कि विसर्प इसको बोला जाता है। विसर्प जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा, नेक्स्ट है लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड दैट हेल्प्स लीव्स टू स्टोर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं किसी पेड़ की, वो आपके ग्रीन यानी कि हरे रंग का पिगमेंट अपने अंदर समाहित रखती हैं, कंटेन करती हैं, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता मिलती है। यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी होता है, आपको पता होगा कि जब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सनलाइट की ज़रूरत उनको होती है।
एंड ऑक्सीजन की। तो सनलाइट की मैं बात करूं तो ये जो एनर्जी मिलती है इसको स्टोर करते हैं जाकर के आपका ग्रीन पिगमेंट, जो कि आपके क्या मैं बोलूं, आपके लीव्स में आपके वहाँ पर पाया जाता है। तो लीव्स की मैं बात करूं तो ये आपका रीजन होता है। क्लोरोफिल आपको दिया होगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल में जो है आपका पाया जाता है। क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वोटिंग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। देखिए, नेशनल जो वोटिंग डे यानी कि मतदाता दिवस आपसे पूछा गया कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो आपके चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए हम इसको मनाते हैं 25 जनवरी को। और 324 से लेकर के 329 तक, यानी आर्टिकल की मैं बात करूं तो 324 से 329 आर्टिकल तक जो है चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। एंड पार्ट की मैं बात करूं तो संविधान के भाग 15 में आपके चुनाव आयोग दिया गया है। और इसकी मनाने की शुरुआत कब करी गई थी, व्हेन आपका वोटिंग डे, नेशनल वोटिंग डे स्टार्टेड सेलिब्रेटेड वेटिंग, तो ये आपका 2011 से इसकी शुरुआत करी गई थी। यानी फर्स्ट टाइम जो है नेशनल जो आपका वोटिंग डे है ये 2011 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द मेन लाइबिलिटी फॉर अ बैंक इज, यानी कि मेन की जो आपकी जो मेन लाइबिलिटी होती है किसी बैंक, यानी बैंक के लिए मुख्य देनदारी होती है, वो क्या होती है इसकी। तो कुल मिलाकर ये समझिए इसका डिपॉजिट ही होता है। लोन कोई खास नहीं होता है आपका, कह सकते हैं आस्तियां भी नहीं होगा, आर्थिक लगान नहीं होगा। तो डिपॉजिट यानी कि जमाएं जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई हु रिसीव्ड द पद्म श्री इन 1965 वॉज अ रेनाउंड डांसर ऑफ, यानी कि मृणालिनी साराभाई जो है इनका रिलेशन किस डांस से है। तो आपका देखिए भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम से इनका रिलेशन था मृणालिनी साराभाई का। और विक्रम साराभाई जो आपके अंतरिक्ष जो आपके के जनक माने जाते हैं, जो आपका स्पेस इंजीनियरिंग थी। तो यहाँ पर भरतनाट्यम के अलावा अगर आपका कभी भरतनाट्यम ना देगा तो आपको कथकली भी दे देगा, क्योंकि इनका रिलेशन जो था वो कथकली से भी ये आपके एसोसिएटेड थी। तो इनको अवार्ड में याद रखना है, एक तो बता ही दिया गया कि 1965 में 1965 में इनको पद्मश्री मिला, एंड 1992 यानी कि 1992 में इनको मिला हुआ था पद्म भूषण। तो इनके ये अवार्ड भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है, इन जून 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड, यानी किस नाम से इसने रिपोर्ट जारी करी। तो ये पेमेंट्स विजन 2025 के नाम से क्या है कि इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी हुई थी आरबीआई ने जून 2022 में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिकल पर्सनैलिटी अंडर हिज गाइडेंस द शहनाई बिकम द रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीड द बीइंग अ जस्टिस सेरेमोनियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो शहनाई थी उसको शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जो पहचान मिली हुई थी आपकी, वो किसकी वजह से, तो ये थे पंडित मैं बोल रहा हूँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा मिली हुई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राइट आंसर हो जाएगा। एंड 2001 में इनको भारत रत्न भी मिला हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बाकी पंडित राम नारायण आपको नाम याद रखना है, इनका रिलेशन जो है वो सारंगी से, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जॉर्जिया मेलोनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि जॉर्जिया जो मेलोनी है ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहाँ की बनी हुई है, किस देश की। तो आप लोगों ने अगर रील्स वगैरह देखते होंगे तो आपने दम से रील्स देखी होंगी कि मोदी जी के साथ में काफ़ी वॉइस डबिंग की भी रील आती है, फनी भी रील आ जाती है, कहीं मोदू लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा होगा। तो ये बनी हुई है इटली की ये बनी हुई थी। और इटली से एक याद आया, मैंने कल एक क्वेश्चन आपको आई थिंक एमटीएस वाले में करवाया हुआ था कि जो आपका पहला पैरालंपिक थे वो आपके स्टार्ट हुए थे, तो वो आपके 1960 में स्टार्ट हुए थे, और वो स्टार्ट हुए थे जाके इटली यानी कि रोम में जब ओलंपिक हुआ था आपका 1960 का, तब आपके पैरालंपिक जो है शुरू किए गए थे फर्स्ट टाइम। तो ये इटली की आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी है, फर्स्ट वुमेन है जॉर्जिया आपकी मेलोनी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एबंडांस इन इंडिया, यानी कि ज़्यादातर कौन से इसमें फॉरेस्ट हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये आपका डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, यानी कि डिसीडियस आपका उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये आपके मोस्टली पाए जाते हैं इंडिया में। अप्रोक्स 60% के आसपास पूरे इंडिया में यही पाए जाते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि एबंडांस यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके यही पाए जाते हैं जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है एबंडांस, जो मैक्सिमम आपका जो डिसीडियस फॉरेस्ट जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टॉप सरफेस इन द टेबल टेनिस, यानी कि लेंथ आपसे पूछी है कि जो आपकी टेबल टेनिस की होती है वो कितनी होती है। तो ये आपकी होती है 2.74 मीटर, यानी कि इसी को अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में तो 274 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी, जो कि 2.74 मीटर होती है। यही मैं बात करूं इसकी आपकी 1.52 जो होती है आपकी 525 ये आपकी मीटर होती है इसकी चौड़ाई, यानी कि विड्थ होती है। तो 1525 के आसपास आपको सेंटीमीटर दे देगा। 1525 या 152 मान लीजिए, 152 सेंटीमीटर जो आपको देगा ये आपकी हो जाएगी विड्थ जो कि आपकी होती है, और लेंथ आपकी 274 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, यानी कि जिस प्रतिबिंब यानी कि जो हमारा इमेज होती है उसको पर्दे पर बनाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये आपका रियल रिफ्लेक्शन, यानी कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उसको ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ अ नेशन पॉपुलेशन इज जनरली क्लासिफाइड बाय, यानी कि जो जनरली आपकी एज होती है आपकी वर्किंग वो आपकी मानी जाती है 15 से लेकर के आपकी 59 तक। यानी कि आप देखे होंगे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते किसी कारखाने में, आर्टिकल 24 कहता है। यानी कि 15 साल से जो होती है ये उम्र शुरू हो जाती है और ये 59 तक रहती है, क्योंकि 60 की एज के बाद में आपका वृद्धावस्था पेंशन जो आपकी होती है वो भी बना दी जाती है। तो ये यहाँ पर होता है। और एक क्वेश्चन आपका 2011 से इसी से रिलेटेड पूछा गया था, काम से रिलेटेड, क्योंकि काम का आया हुआ है। सीपीयू में दोनों दिन क्वेश्चन पूछा गया। पहली बात तो ये पूछा गया कि कितने % जो है महिला वर्किंग है, तो महिलाओं की वर्किंग है 25.51% जो वर्किंग वुमेन है इंडिया के अंदर। एंड मेल की बात करूं तो 53% है। ये आपका पूछा गया दोनों आपके सीपीओ में कि फीमेल कितनी है वर्किंग इंडिया में एंड आपके मेल कितने। मेल 53%, फीमेल आपके 25%, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात करूं, यानी कि जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, समान नागरिक संहिता बोलते हैं, ये आर्टिकल 44 में हमारे आ जाता है। आर्टिकल 44 में ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है कहीं ना कहीं, जिसको हम आयरलैंड से लेकर के आए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपका आर्टिकल जो 50 याद रखना, 50 क्या करता है कि जुडिशरी को जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को जो न्यायपालिका से अलग करता है वो आर्टिकल 50 आपका होता है। आर्टिकल 45 अभी आपके सीपीओ सीएचएसएल में पूछा गया, जो कि ये बताता है कि कोई भी बच्चा होगा उसकी 6 वर्ष तक जो देख रेख करने की जिम्मेदारी होती है वो एक गार्जियन की होगी, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 40 आपसे पूछा गया जो कि आपका ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। मैं 5 क्वेश्चन वो नहीं लेता हूँ, मैं वो 5 क्वेश्चन वही जो रिपीटेड मोड में आते हैं उनको मैं हटा देता हूँ। बाकी मैंने कोशिश करी है, कर दूंगा। थोड़ा बिजी था शेड्यूल, बाकी जल्दी आपके लिए दोनों सीजीएल और सीएचएसएल बिल्कुल टाइम से आएगा। और ज़्यादा डीप मैं उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।